मुझे जो इसका उत्तर समझ में आया है वो ये है कि प्राकृत भाषाएं चूंकि एक नहीं है, अनेक है। अर्धमागधी भी है, मागधी भी है, शौरसेनी भी है, महाराष्ट्री भी है, पैशाची है, चूलिका पैशाची, बहुत सारी व्याकरण है। तो सभी व्याकरणों का फिर अलग अलग व्याकरण में व्याकरण लिखा जाएगा। महाराष्ट्री का अलग व्याकरण लिखा जाएगा, शौरसेनी का अलग लिखा जाएगा, सबकी भाषा अलग अलग होगी। तो ऐसी एक्सरसाइज करने की अपेक्षा ठीक समझा गया होगा व्याकरणों के द्वारा कि एक कॉमन भाषा का हम प्रयोग लें और उससे फिर अंतर बतला दें। संभवतः ये कारण रहा होगा क्योंकि संस्कृत चूंकि मान्य भाषा थी, शिष्टजनों की भाषा थी और ज्यादा अंतर नहीं है संस्कृत प्राकृत में, और संस्कृत का व्याकरण भी उन्होंने लिखा है जिन्होंने प्राकृत का व्याकरण लिखा है, तो उनको ये लगा कि हम प्राकृत का डिफरेंस ही बता दें तो भी काम चल जाएगा और अंतर नहीं तो एक एक व्याकरण को एक एक लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, प्राकृत में जितनी वैरायटी है पाली में नहीं है। पाली में कहाँ वैरायटी, एक जैसी प्राकृत पाली भाषा है तो उसका व्याकरण लिखना संभव हुआ। यहाँ भी लिखी जा सकती थी, असंभव नहीं था, किंतु विभिन्न व्याकरणों के फिर कई व्याकरण ग्रंथ बनाने पड़ते, उनसे शायद बचने के लिए एक ही भाषा का चुनाव किया गया, उससे अंतर बता। दूसरा जो भी बात चर्चा कर रहे थे प्रोफेसर सुदीप जी, तो कभी प्रश्न किया गया था, यहाँ कार्यशाला चल रही थी जयपुर में, प्राकृत की कार्यशाला थी, मुझे भी जाने का अवसर मिला। तो एक स्टूडेंट ने प्रश्न ये किया कि सब प्राकृत व्याकरण लिखते समय पहले महाराष्ट्री क्यों समझाते हैं, बाद में शौरसेनी और अन्य व्याकरणों को क्यों देते हैं। तो मुझे जो उत्तर समझ में आया वो ये है कि महाराष्ट्री में ही लौकिक साहित्य की रचना हुई। अधिकतर लौकिक साहित्य महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा गया है और व्याकरण शास्त्र जो है वो महाराष्ट्र लौकिक साहित्य के लिए लिखा गया है। जो शास्त्रीय साहित्य वो तो साथ साथ में जुड़ गया है। शास्त्रीय साहित्य या आगम साहित्य के लिए व्याकरण की रचना नहीं की गई, वो उद्देश्य नहीं था मूल में, इसलिए अर्धमागधी का व्याकरण अलग से रचा नहीं गया। कहीं आपको अर्धमागधी का व्याकरण अलग से नहीं मिलता, क्योंकि शौरसेनी का भी वो जो लौकिक शौरसेनी है, विशेष रूप से जो नाटकों में प्रयुक्त हुई है, उन शौरसेनी को लक्ष्य में रखकर संभवतः व्याकरण की रचना की गई हो। पर शौरसेनी में हमारे आगम भी हैं, अर्धमागधी में भी आगम है। तो महाराष्ट्री चूंकि एक विशाल वाङ्मय है महाराष्ट्री में और लौकिक वाङ्मय है प्राकृत का, उसको आधार बनाकर ही महाराष्ट्री प्राकृत को पहले रखा होगा, ऐसा कारण मुझे समझ में आया है। प्रोफेसर सुदीप जी तो प्राकृत के विशेषज्ञ हैं, और भी विद्वान यहाँ विराज रहे हैं, उनको और कारण समझ में आ सकता है, पर मुझे जो कारण समझ में आया वो ये है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आचार्य कुंद ने जो शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है अपने ग्रंथों में, विशेष रूप से कुंदाचार्य के ग्रंथ हमारे लिए मान्य ग्रंथ हैं और उनको आगमवत माना जाता है। आगमवत माना जाता है, बल्कि कुछ परमागम शब्द की जो उसमें उपमा देते हैं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, संचास्तिकाय, अष्टपाहु, ये 5 ग्रंथ उनके प्रसिद्ध हैं। अन्य ग्रंथ भी कुंदाचार्य के माने जाते हैं, जैसे स्तुति ग्रंथ कुछ माने जाते हैं, किंतु ये 5 ग्रंथ जो प्राकृत में हैं उनको विशेष महत्व दिया गया है और पूरी परंपरा, दिगंबर परंपरा इन ग्रंथों को आगमवत मान करके आगे अपना चलती है। तो इन ग्रंथों में शौरसेनी का प्रयोग है। शौरसेनी और महाराष्ट्री में ज्यादा अंतर नहीं है, एक द का अंतर विशेष रूप से है। तो दोनादो शौरसेन्यम अयुक्तस्य ऐसा सूत्र दे दिया गया आचार्य हेमचंद्र के द्वारा कि त की जगह द हो जाता है। वो कब होता है? अनादि और असंयुक्त होने पर। जब प्रारंभ में द न हो, त न हो और संयुक्त में न हो, आदि में नहीं हो और संयोग में न हो, ऐसे त का द हो जाता है। ये उदाहरण दिया, ये सूत्र दिया गया। अब हम इसके आधार पर थोड़ा सा विचार करते हैं आचार्य कुंद की एक गाथा को लेकर। उसमें एक गाथा जो 11वीं गाथा है समय सार की, उसमें भूदत्तो और अभूदत्तो ये 2 शब्द आए। अभी मैं बैठा तभी दिमाग में आया, भूदत्तो और अभूदत्तो ये 2 शब्द जो आए हैं, तो हम भूदत्तो शब्द कैसे बना रहे हैं? भूयत्थो बनना चाहिए था। और ऐसा प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में है भी। समय सार के कई सारे संस्करण निकले हैं और उन संस्करणों में ऐसे प्रयोग हैं जिनको हमको लगता है कि ये शौरसेनी प्रयोग नहीं है, पर कई विद्वान जो समझते हैं कि भाई हमको तो त का द सब जगह करना है, तो उन्होंने पाठ बदल दिए और द कर दिया। भूयत्थो शब्द क्यों ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि वो संयुक्त है वहां पर,
भूतार्थ संयुक्त है, संयुक्त में त का द नहीं हो सकता, त का लोप हो जाएगा, ये रहेगा। तो भूयत्व शब्द सही लगता है भूतत्व की जगह। अभूतत्व में भी अभूयत्व ठीक लगता है, नहीं द कैसे होगा, संयोग में द नहीं होता नियमानुसार। तो ये विचारणीय जहां जहां भी संयुक्त है। अब गच्छन्ति का गच्छन्ति करेंगे क्या, गच्छन्ति का गच्छन्ति करेंगे, गच्छन्ति रखेंगे, ती रखना ही ठीक है, वहां द करना ठीक नहीं है। अब गच्छन्ति गच्छन्ति कर देंगे तो वहां संयोग में नहीं होगा, त रहेगा। तो जहां त रहेगा वहां त रखना पड़ेगा, जहां त का लोप हो सकता है लोप भी करना पड़ेगा, और जहां संयोग में जहां संयुक्त नहीं वहां त का द भी हो सकता है। तो हम केवल व्याकरण के नियमों को पढ़कर या सबको हम त का द करना चाहें अधूरे नियमों को पढ़कर, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए मूल सुरक्षित जो पाठ हैं, प्राचीन पाठ हैं, उनको ध्यान में रख करके ही क्रिटिकल एडिशन की बात विजय कुमार जी ने कही थी, ऐसे क्रिटिकल एडिशन निकलना चाहिए आचार्य कुंद के भी। अर्थ वही रहेगा लेकिन कई अर्थ भी बदल सकता है, और ऐसे प्रयत्न भी हुए हैं। यहाँ से वीर सेवा मंदिर से एक संस्करण समय सार का अलग से निकला है, जो कटारिया जी ने निकाला है, तो उसको भी देखें उन्होंने कहां से ये सब आधार लिया है। और भी कोई प्राचीन संस्करण हो सकते हैं। तो हम त का द की जो प्रवृत्ति है उस पर पुनर्विचार करें, और जहां संयोग तो हो रहा है उसको न करें। त का त भी रहे, गच्छन्ति का गच्छन्ति रहेगा। अब कोई ऐसा भी शब्द जैसे जहां भी उन्होंने जो प्रयोग किया, क्योंकि गाथा भी मेरे सामने नहीं है, तो हम कई सारे उदाहरण भी इसमें से ले सकते थे कि उन्होंने ऐसा किया नहीं है। त का त भी आपको मिलेगा जहां भी बहुवचन है, तो उन बहुवचनों में कहीं द करने लग जाएंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी और हम न्याय नहीं कर पाएंगे। तो ये कितना ही मेरा सुझाव था, और बहुत अच्छा ये व्याख्यान माला का व्याख्यान हुआ है, और हम इससे कुछ सीखते हैं। जब भी कोई एकेडमिक एक्टिविटी होती है तो सीखने को मिलता है और ज्ञान आगे बढ़ता है, और ये इसका एक प्रयोजन भी है कि ज्ञान आगे बढ़े, केवल एक खाना पूर्ति ना हो, अपितु हम विचार करें और आगे बढ़ें। मैं सुधीर जी को इसके लिए मैं अनुग्रहित अपने को अनुभव करता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ जो अध्यक्ष दायित्व दे दिया अचानक से, उसके लिए विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। और कुलपति महोदय जब आएंगे तो मैं उनको ये शॉल